हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आज हम लोग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा पार्ट 1 है, टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कितने काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, पहले हम इसको एक बार देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है और दूसरे पार्ट को हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और सेकंड जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन है। ओके, देखिए, अब हमें ये समझना होगा कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो टोटल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, अकाउंटिंग कन्वेंशन कितने होते हैं? वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है हमारा 11 टाइप का होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारा जो है वो 3 टाइप्स का होता है। चलिए अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले हम इसके नाम देख लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसलिए तीसरा जो है उसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, फिर चौथा जो है उसको बोल रहे हैं बिजनेस एंटिटी। पांचवा है मनी मेजरमेंट। छठा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और सातवां है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आठवां ड्यूल एस्पेक्ट। नौवां है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। 10वां है मैचिंग कॉन्सेप्ट और लास्ट 11th है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से जो टोटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टोटल 11 होते हैं, वो 11 का नाम यहाँ पर लिखा गया। ये 11 कॉन्सेप्ट का नाम यहाँ पर बताया गया है। अब हम इसमें से आज की क्लास में सिर्फ 5 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें बाकी के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को बहुत समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक फिर ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए लिखा है। क्या लिखा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely and would not come to an end in the near future। तो ये बता रहा है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस को शुरू करते हैं, शुरू में जैसे ही बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा बिज़नेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। क्लियर है? मतलब कि जो भी बिज़नेस की पॉलिसी बनाई जाए, जो भी बिज़नेस के रूल और रेगुलेशन बनाया जाए, वो शॉर्ट टर्म पीरियड को ध्यान में नहीं रख करके बल्कि लॉन्ग टर्म पीरियड को ध्यान में रख करके बनाई जाए। ऐसा नहीं कि हम जो भी पॉलिसी बनाएं वो सिर्फ 1 महीने के लिए हो या 2 महीने के लिए हो, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होनी चाहिए। जो भी रूल्स बनने चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होने चाहिए। जो भी नई प्लानिंग्स होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, वो सब एक तरीके से लॉन्ग टर्म पीरियड को कवर करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आपको दिखाया है कि देखिए, आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल्स में हमने कवर किया है कि एक क्लोथ डीलर है और इसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये जो भी प्लानिंग करे वो लिमिटेड पीरियड के लिए करे, दूसरा ये जो भी प्लानिंग करे वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करे। तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी प्लानिंग होनी चाहिए, जो भी रूल रेगुलेशन चाहिए, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होना चाहिए। मतलब हमने बिज़नेस ओपन ही इसलिए किया है क्योंकि हम इसको लंबे समय तक रन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने बिज़नेस को बीच में ही एंड कर देंगे, बीच में ही रोक देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में देखिए, इसमें भी बहुत अच्छी लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा और ऊपर स्लाइड को करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, नो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट
accounting policies and practices followed by enterprises should be uniform and consistent over the period of time so that results are comparable। ठीक है, देखो होता क्या है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। जैसे आपके पास एक कंसिस्टेंसी है कि आप डेली 4 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब अगर डेली आप 4 आवर्स स्टडी करते हो तो ऐसा नहीं कि आप अगले दिन 1 आवर ही करोगे या फिर उसके अगले दिन 5 आवर कर लोगे, ऐसा नहीं करना है। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक दिन जो काम किया सेम वही काम अगले दिन भी आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे एक कंपनी है, अगर वो साल के किसी 1 साल के दौरान जो है अगर कोई एक पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करती है तो उसमें कोई वो चेंजिंग नहीं करेगी, वही रूल और रेगुलेशन सिंपली पूरे साल तक फॉलो होता रहेगा और आने वाले समय तक भी फॉलो होता रहेगा। तो अकाउंटिंग का जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। 1 साल आपने WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। अगले साल आपने SLM स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो बताइए क्या यहाँ पे कंसिस्टेंसी फॉलो हो रहा है? बिल्कुल नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर WDV से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो सिर्फ हर साल WDV से ही चार्ज करो, अगर SLM से चार्ज कर रहे हो तो हर साल SLM से ही चार्ज करो। आपको मेथड्स को चेंज नहीं करना है, एक ही फ्लो में काम करना है, एक ही कंसिस्टेंसी में काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लोथ डीलर का एग्जांपल लिया, लिवायस है, US पोलो है, 2 हैं। मान लीजिए कि लिवायस क्या करेगी, जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी वो रूल रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, वो रूल रेगुलेशन एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए US पोलो के अकॉर्डिंग। मतलब US पोलो अगर कोई रूल रेगुलेशन फॉलो कर रही है तो सेम वही रूल रेगुलेशन लिवायस को भी फॉलो करना चाहिए, वही रूल रेगुलेशन मोंटी कार्लो जैसी कंपनियों को भी फॉलो करना चाहिए, वही रूल रेगुलेशन बाकी लोगों, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और जब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, सब लोग एक जैसे रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो आपस में एक कंपेरेबल करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, एक दूसरे से तुलना करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं। थर्ड है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट? बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। बच्चे कहते हैं कि सर ये है क्या? तो मैं इसको एक शॉर्टकट में बताऊंगा। देखिए मैंने कितना अच्छा लिखा है कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड in which they occur rather than when money is received or paid। देखिए कोई भी बिजनेस होती है बेटा, उसमें 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस होती है, एक कैश के फॉर्म में होती है और कोई भी बिजनेस होती है उसमें 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस होती है, एक कैश के फॉर्म में होती है और दूसरा किसके फॉर्म में होती है? क्रेडिट के फॉर्म में होती है। तो जो कैश के फॉर्म में होती है उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो क्रेडिट के फॉर्म में होती है उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब बिजनेस में अगर दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश और क्रेडिट, तो हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि करंट ईयर में हमने कोई जो है जैसे मान लीजिए करंट ईयर में हमारा जो है 1000 रुपये का हमने जो है सामान बेचा। कितने का? 1000 रुपये का सामान बेचा करंट ईयर में। क्लियर है? लेकिन वो सामान हमने क्रेडिट बेसिस पे बेचा था, क्रेडिट बेसिस पे हमने सेल्स किया था, हमें उसका पैसा नहीं मिला है, बट हमने करंट ईयर में बेचा है। फ्यूचर में उसके पैसा मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या करेंगे? जब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है पैसे मिलने की, तो क्या इसको हम करंट में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन की है, आपने कोई चीज़ बेचा है, वो इस साल बेचा है, भले ही आपको उसका कैश रिसीव ना हुआ हो, फिर भी आप उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो आपकी एक एक्रूड इनकम हो जाएगी, जो आपने कमाया है लेकिन आपको मिला नहीं है। इसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ओके, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। फोर्थ है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कई साल इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से पढ़िएगा। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज़ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। देखो भाई,
मैंने पहले भी बताया कि आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। देखिए मैंने एक कार बनाई है और इसको बड़ी ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बिज़नेस अलग होता है और बिज़नेस का ऑर्डर बिल्कुल अलग होता है, दोनों में डिफ्रेंसिएशन होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको एक कह सकते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि देखो बिज़नेस अगर कोई कार खरीदता है अपने लिए, तो उसको बिज़नेस का ऑनर उस पर अपना ऑनरशिप नहीं जमा सकता है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये मेरी कार है, क्योंकि उसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए वो बिज़नेस की कार है। लेकिन अगर बिज़नेस का ऑनर पर्सनल पर्पज़ के लिए कार खरीदा है, तो क्या बिज़नेस उसमें कुछ न कुछ इंटरफेयर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या समझना है कि जो पर्सनल एसेट्स है वो पर्सन की होती है और जो बिज़नेस एसेट्स है वो बिज़नेस की होती है। तो पर्सनल एसेट्स पे बिज़नेस का कब्जा नहीं होता है और बिज़नेस की एसेट्स पे पर्सन का कब्जा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिज़नेस और बिज़नेस का ऑनर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बिज़नेस में लॉस हुआ तो बिज़नेस के ऑनर को अपनी पर्सनल लायबिलिटी को भी बेचना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चलिए आगे की स्लाइड में हम जाते हैं और देखते हैं, ये हमारा लास्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है और कई बार इस पर चर्चा भी हुई कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि ये कह क्या रहा है, जैसे ये कह रहा है कि भाई हम अपने बिज़नेस में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में आसानी से मेजर कर सकें। अगर हम मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम शायद उनको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। इसलिए मनी में मेजर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक कपड़ा है, अगर कपड़े को हम ख़रीदते हैं तो उसकी वैल्यू हम 10,000 रुपये लगाते हैं। लेकिन अगर एक बिज़नेस में बहुत सारे एम्प्लाई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 6 एम्प्लाइयों का तस्वीर बनाया है, एक फ़ोटो फ्रेम बनाई है। जैसे ये 6 एम्प्लाई हैं बिज़नेस में और 6 वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही लॉयल है और इनकी लॉयल्टी की वजह से कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होता है। तो क्या हम इनकी लॉयल्टी को मनी में मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? क्योंकि हमारा मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम उन्हीं चीज़ों को अपने अकाउंटिंग में शो करेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। हम लॉयल्टी को तो मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम किसी की हार्ड वर्किंग को, किसी के स्ट्रगल को तो मनी में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि भाई देखो, जितनी भी चीज़ें मनी में मेजर की जा सकें उन्हीं को आप अकाउंटिंग में दिखाओ, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ हमारा 5 कॉन्सेप्ट और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। अगली क्लास में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बाकी के जो 6 कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको पहले डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर इसका एक थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।